आज की वीडियो में हम एक कंपैरिजन जो है करेंगे 20th सेंचुरी का एक फैशिस्ट लीडर था हिटलर और अब 2025 में भी एक फैशिस्ट लीडर है। वो जो 20th सेंचुरी का फैशिस्ट लीडर था वो यूरोप में था, जबकि 2025 के जिस फैशिस्ट लीडर का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो साउथ एशिया में रहता है। आइए ज़रा इनके दरमियान एक कंपैरिजन करते हैं और फिर उसके बाद आपने बताना है कि क्या वाकई में ये जो फैशिज़म है उसका राइज़ आपको साउथ एशिया में दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। मैं हूं सनान हसन और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वक्त था 20वीं सदी का और 20वीं सदी में एक ग्रेव मिसकैलकुलेशन होती है डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में। वो ग्रेव मिसकैलकुलेशन बेसिकली क्या थी? वो ग्रेव मिसकैलकुलेशन ये थी कि उस टाइम अडोल्फ हिटलर का राइज़ होता है। जी हाँ, शायद आपके लिए ये शॉकिंग बात हो कि जो हिटलर था वो एक इलेक्टोरल प्रोसेस के तहत आया था। वो जो डिक्टेटर था जिसको इतना कंडेम किया जाता है हिस्ट्री में, वो इलेक्शंस के नतीजे के तहत जो है पावर में आता है। और इसी तरीके से इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी साउथ एशिया में भी एक ऐसा हिटलर है जो मॉडर्न डेमोक्रेसी के नॉर्म्स के मुताबिक पावर में आया और उस फैशिस्ट का नाम है नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट और बीजेपी पार्टी को रूल करता है। आइए ज़रा इनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। पहली सिमिलैरिटी तो ये है कि कल्ट लीडरशिप मौजूद थी और कल्ट लीडरशिप के हवाले से अगर मैं बात करूँ, हिटलर के बारे में भी यही कहा जाता था। हिटलर के पास एक प्रोपेगेंडा मशीनरी थी, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था और हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था वो झूठ फैलाता था और वो कहता था कि इफ़ यू टेल अ लाई बिग इनफ एंड कीप रिपीटिंग इट, पीपल विल इवेंचुअली कम टू बिलीव इट। बार बार अगर झूठ को दोहराया जाए तो लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। यही अप्रोच आपको मोदी की भी दिखाई देती है, या एटलीस्ट गोदी मीडिया की दिखाई देती है, जो कि फ़ेक प्रोपेगेंडा, फेक मशीनरी के थ्रू जो मोदी का बयानिया है उसको लोगों तक पहुंचाता है। और दूसरी तरफ कल्ट लीडरशिप भी मौजूद है, यानी कि मोदी कहता है कि जो अच्छे काम हैं वो सिर्फ मैं ही करूँगा। अगर जुडिशरी मेरे ख़िलाफ़ डिसीजन लेगी तो इट मीन्स कि जुडिशरी में फ़्लॉ है, मेरे अंदर कोई फ़्लॉ नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई मेरी ही पार्टी का मेंबर मुझे क्रिटिसाइज़ करेगा तो इट मीन्स उसमें फ़्लॉ है। इसी तरीके से अगर कोई मीडिया, ऐसा कोई फ्री एंड फेयर काइंड ऑफ मीडिया चैनल अगर एग्जिस्ट करता है इंडिया में, जो कि बड़ा मुश्किल हो गया आजकल ढूंढना, तो वो फ्री एंड फेयर मीडिया चैनल भी गलत हो सकता है, लेकिन मैं गलत नहीं हो सकता। सो कल्ट लीडरशिप यही होती है कि मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो मसीहा हूँ। और मोदी अपने आप को मसीहा ही पोर्ट्रे करते हैं इंडिया में, चाहे 2014 हो, 2019 हो। उनके आप स्लोगन्स भी अगर सुने तो उनको वहाँ से भी बड़ा वाज़े होता है कि वो कहता है कि जो काम, जो डेवलपमेंट इंडिया में मैंने कराई है वो किसी ने नहीं कराई। वो ख़ुद को चौकीदार के तौर पे पोर्ट्रे करता है कि मैं वॉचमैन हूँ इंडिया का। वो कहते हैं कि मैं इंडिया का प्राइड हूँ और इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो मेरी ही वजह से है। इंडिया का जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक क्लाउड है वो भी मेरी वजह से है। इसी तरह की कल्ट लीडरशिप तो हिटलर की भी थी। इसी तरह की प्रोपेगेंडा मशीनरी तो हिटलर के यहाँ भी एग्जिस्ट करती थी। इसी तरह का फेक बयानिया बना के लोगों को अट्रैक्ट करने की आदतें तो हिटलर की भी थी। सो ये पहली सिमिलैरिटी है इन दोनों लीडर्स के दरमियान। दूसरी जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि एथनो रिलीजियस सुप्रीमेसी। बीजेपी अपनी जो एथनिसिटी है, अपना जो रिलीजन है, उसकी सुप्रीमेसी के ऊपर बिलीव करती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हिटलर अपनी आर्यन रेस के ऊपर, अपनी आर्यन सुप्रीमेसी के ऊपर जो है वो बिलीव करता था और वो कहता था कि जो मेरी आर्यन रेस है वो सुपीरियर है और बाकी जितनी रेसेस हैं, चाहे वो ज्यूज़ है, रोमा है, बाकी उन सब को एक्सक्लूड कर दिया जाए। उसी के नतीजे में होलोकॉस्ट होता है, यानी कि 6 मिलियन ज्यूज़ वर एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। और वो किसने एलिमिनेट किया? हिटलर ने एलिमिनेट किया और उसकी आइडियोलॉजी ने एलिमिनेट किया। इसी तरह की नेशनलिज़म तो इंडिया में भी एग्जिस्ट करती है आजकल। इसी तरह का हिंदुत्व का राज, हिंदुत्व की डोमिनेंस और बाकी मुसलमान और क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी की एक्सक्लूजन तो इंडिया में भी एग्जिस्ट करती है। यानी कि कुछ लॉज भी पास किए जाते हैं, जैसे कि सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट। ऑल्दो इंडिया में 200 मिलियन मुस्लिम्स जो है वो रहते हैं, फिर भी उनको टारगेट किया जाता है। ना सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है बल्कि मुसलमानों की जो इबादत गाहें हैं उनको भी टारगेट किया जाता है। जैसे बाबरी मस्जिद जो है उसको डिमोलिश करके वहाँ पे राम मंदिर की जो कंस्ट्रक्शन थी, जो कि टेंपल है,
उस राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन को किया गया। इसी तरीके से जो मसाजिद थी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, उनको अटैक किया गया, उनको डिमोलिश किया गया। यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती। अपनी रेस को, अपनी हिंदुत्व रेस को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए शहरों के नाम भी बदल दिए गए। जैसे कि इलाहाबाद का जो नाम था वो प्रयागराज रख दिया गया, और जो फ़ैज़ाबाद था उसका नाम अयोध्या रख दिया गया। ये भी एक टेंपल है, उस टेंपल के नाम से इसका नाम रख दिया गया। यानी कि जैसे नाज़ी जो थे वो अपने एथनिक लिंग्विस्टिक प्योरिफिकेशन के ऊपर बिलीव करते थे, बीजेपी भी इसी तरीके से इन्हीं एथनिक एंड लिंग्विस्टिक प्योरिफिकेशन के जो नॉर्म्स हैं उनके ऊपर बिलीव करती है। और जो अरुंधति रॉय हैं, जो ऑथर हैं इंडिया की, वो लिखती हैं कि व्हाट वी आर विटनेसिंग इन इंडिया is not a slippery slope but a free fall into something far darker than authoritarianism into fascism। यानी कि वो कहती हैं कि ये जो हम विटनेस कर रहे हैं ये शायद अथॉरिटेरियनिज़म से भी वर्स्ट है। यानी कि इंडिया जो है मूव कर रहा है टूवर्ड्स फैशिज़म, और वो मूव इस वजह से कर रहा है क्योंकि फैशिस्ट लीडर जो है वो एग्जिस्ट करता है आपके पास, और उस फैशिस्ट लीडर का नाम नरेंद्र मोदी है। अच्छा, जो तीसरी सिमिलैरिटी मौजूद है इन दोनों लीडर्स के दरमियान वो है जिंगोइज़म एंड वॉर मॉन्गरिंग। दोनों जो लीडर्स हैं उनका, चाहे उनके इलेक्शंस हों या फिर उनका जो पावर में रहना है, वो इस वजह से पावर में रह रहे हैं क्योंकि हर टाइम वो जिंगोइस्टिक वैल्यूज़ प्रमोट करते हैं। हर टाइम वो ये कहते हैं कि जो नेबर्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वॉर वेज कर दी जाए। हिटलर ने वॉर वेज की, उससे आप वाकिफ़ हैं। राइनलैंड था, सुडेटनलैंड था, ठीक है, और फिर एक फॉर्मल इन्वीजन ऑफ पोलैंड, और वहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है। इसी तरीके से तो मोदी कर रहा है। मोदी के ताल्लुकात ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ ख़राब हैं, बल्कि चाहे वो नेपाल हो या बांग्लादेश हो, उनके साथ भी जो इंडिया की गवर्नमेंट के ताल्लुकात हैं वो कोई आइडियल नहीं है। मोदी का जो फॉरेन मिलिट्री एग्रेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है, और ये भी इस वजह से बढ़ता चला जा रहा है ताकि उसकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सलामत रहे, ताकि वो हमेशा पावर में रहे। चाहे 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक हो जो कि पुलवामा अटैक के नतीजे में हुई, उसको भी बहुत सारे ऑथर्स फॉल्स फ्लैग कहते हैं, और वो कहते हैं कि अपनी इलेक्टोरल सुपीरियॉरिटी, पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए मोदी ने इस तरह का कदम लिया। और 2025 का चाहे पहलगाम अटैक हो तो उसके बारे में भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये इस वजह से किया गया ताकि बिहार के जो इलेक्शन से उनको जीता जा सके। और यही नहीं, सिमिलैरिटीज़ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, और भी सिमिलैरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि जो हिटलर था वो डेमोनाइज़ करता था ज्यूज़ को, कम्युनिस्ट को, उनको कहता था ट्रेटर हो, गद्दार हो। मोदी भी यही करता है। जितने भी मुसलमान हैं उनको कहता है कि ये इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, ये गद्दार हैं, ये एंटी नेशनल्स हैं। और इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, उनको जेलों में डाल देता है। जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी उठा लेता है, जो क्रिटिकल होते हैं। जो NGOs हैं उनकी रिपोर्ट्स को मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल ही क्यों ना हो, उनको मुसलसल जो है वो रिजेक्ट करता है। सो रोमेला थापड़ जो है वो लिखती हैं कि जो डेमोक्रेसी है, ज़रा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि वो क्या लिख रही हैं, कि डेमोक्रेसी डजंट डाई विद टैंक्स इन द स्ट्रीट्स एनी मोर, इट डाइज विद जजेस, जर्नलिस्ट एंड सिटीजन्स साइलेंस्ड वन बाय वन। वो कहती है कि ऐसा नहीं होता कि मिलिट्री डिक्टेटर अगर आपको स्ट्रीट में नज़र आ गए हैं तो इट मीन्स कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है। वो कहती हैं कि डेमोक्रेसी तब ख़त्म होती है जब आप वहाँ पर जो क्रिटिसिज्म है उसको बर्दाश्त नहीं करते, जब आप जर्नलिस्ट जो है उनको बोलने की इजाज़त नहीं देते, सच बोलने की इजाज़त नहीं देते, जब आप लोगों को खामोश कराना शुरू कर देते हो। और ये चीज़ें तो एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी सिमिलैरिटीज़ की लिस्ट एंड नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशनल सबवर्जन, ये चीज़ें हिटलर में तो थी ही, जाहिर है वो डिक्टेटर था, लेकिन ये चीज़ें बीजेपी के नरेंद्र मोदी में भी एग्जिस्ट करती हैं। ये भी अंडरमाइन करते हैं जुडिशरी को, ये भी पोलिटिसाइज करते हैं इलेक्शन कमीशन को, ये भी सस्पेंड कर देते हैं इंटरनेट को, और फिर जो क्रॉस बॉर्डर नैरेटिव है उनके चैनल्स को भी बंद कर देते हैं। आर्टिकल 370 की रेवोकेशन भी कर देते हैं। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि इनफ हो गया, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हो गई हैं, लेकिन मज़ीद सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कि इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट। जैसे हिटलर जो है, जब अपने इकनॉमिक फेलियर्स उसके बहुत ज़्यादा हो गए थे
तो वो भी जिंगोइज़म की वैल्यू, जिंगोइज़म के बयानात के थ्रू जो है मोबिलाइज़ रखता था आवाम को। यही तो केस है इंडिया का। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में भी 45 ईयर्स हाई है, रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, और इसी के साथ साथ कुछ चंद लोग हैं जिनको प्रमोट किया गया, यानी कि अदानी, अंबानी, सिर्फ यही वो फैमिलीज़ हैं जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है। और इनको ना सिर्फ इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, बल्कि ये जो दोनों लीडर्स हैं इन्होंने इंटरनेशनल आइसोलेशन भी फेस की है, जिसको ग्लोबल पारिया हम कहते हैं, वो उसका भी शिकार रहे हैं ये दोनों। जैसे हिटलर को यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल कम्युनिटी लाइक नहीं करती थी ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड्स के ऊपर, इसी तरीके से मोदी को भी ये लोग लाइक नहीं करते थे। शायद आपको 2005 का वो दिन याद होगा जब गुजरात रेड्स की वजह से इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत मोदी को वीज़ा जो था अमेरिका में वो डिनाई कर दिया गया था। मोदी को अमेरिका जो है वो नहीं आने दिया गया था। सो ये वो सिमिलैरिटीज़ थी जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया, जो कि हिटलर और मोदी के अंदर एग्जिस्ट करती थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।